शुरुआती दृश्य वर्ष 1946 में सेट किया गया है, जहां एक परिवार में पिता, माँ और बेटी अपने समुद्र तट के घर में शांति से सो रही है। आधी रात को पिता जागते हैं और स्थित पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं। भारी बारिश के बीच उनका पिछवाड़ा। जैसे ही वह नीचे उतरता है, अचानक एक अदृश्य प्राणी उस पर हमला कर देता है, जिससे वह चीखने लगता है। असहनीय दर्द में टैंक से बाहर निकलने के उसके प्रयासों के बावजूद जीव उसे अंदर खींच लेता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन। इसके बाद दृश्य वर्ष 1978 में ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो जाता है, जहां हमारा परिचय एक व्यक्ति से होता है। बेन नाम का व्यक्ति उसकी पत्नी जूल्स और उनकी 10 वर्षीय बेटी रिया के साथ वे एक पालतू जानवर की दुकान चलाते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर बेचते हैं। एक शाम जब वे दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, अमोस टिल्बरी नाम का एक बूढ़ा वकील चलता हुआ आया। उनकी दुकान में उनके लिए कुछ चौंकाने वाली खबर लेकर आया। अमोस ने उन्हें हॉबिट्स बे, ओरेगोन में बेन की मां के स्वामित्व वाली एक संपत्ति के बारे में सूचित किया, उसके पिता का निधन। यहाँ यह पता चला है कि बेन कोई और नहीं बल्कि शुरुआती दृश्य वाले व्यक्ति का बेटा है। इसके अलावा अमोस ने खुलासा किया कि बेन के पिता और बहन की मृत्यु कार दुर्घटना में नहीं हुई थी, जैसा कि बेन ने विश्वास किया था, बल्कि वे ओरेगन में अपने समुद्र तट के घर के आसपास रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। बावजूद इसके बेन के जन्म से पहले ही वे दोनों गुजर गए, इसलिए वह उनसे कभी नहीं मिल पाया। वकील बेन को समुद्र तट के घर की चाबी भी देता है और उसका स्थान भी बताता है। बेन और जूल्स इन सभी खुलासों से आश्चर्यचकित हैं, लेकिन उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। विरासत में मिली संपत्ति। अगली सुबह परिवार ने अपना आवश्यक सामान पैक किया और ओरेगोन के लिए निकल पड़ा। मानचित्र का अनुसरण करते हुए वे राजमार्ग से बाहर निकलते हैं और जंगल के रास्ते अपना रास्ता बनाते हैं। पता चला कि एक विशाल गिरा हुआ पेड़ उनका रास्ता रोक रहा है। परिणामस्वरूप वे अपनी शेष यात्रा पैदल ही जारी रखते हैं। थोड़ा चलने के बाद वे अंततः परित्यक्त घर तक पहुंचते हैं, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, पौधों से भरा हुआ। वे दरवाजा खोलते हैं और धूल भरे अंदरूनी हिस्से में कदम रखते हैं, जो अभी भी प्रयोग करने योग्य प्रतीत होता है। कुछ ही समय बाद परिवार पिछवाड़े की ओर चला जाता है, जहां सुंदर दृश्यों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। उनकी खाड़ी का, वे पानी की टंकी का भी पता लगाते हैं और बेन बताते हैं कि इस प्रकार की टंकियों का इस्तेमाल कभी किया जाता था। वर्षा जल एकत्र करें। फिर वह अंदर की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे पता चलता है कि यह एक गुफा की तरह है। हालांकि उसे एक लालटेन के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसका उपयोग उसके पिता ने शुरुआती दृश्य में किया था। इसके बाद परिवार सर्वोत्तम तरीके से घर की सफाई करना शुरू कर देता है। वे अपनी कार से कुछ कैंपिंग उपकरण भी लाते हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने निर्णय ले लिया है अभी कुछ दिन घर पर रहना है। उस शाम बाद में जोड़े ने कुछ तस्वीरें और दस्तावेज देखे। घर की सफाई करते समय मिला। उनमें से कई में बेन के पिता के रहस्यमय ढंग से लापता होने से संबंधित समाचार पत्रों की कतरनें शामिल है और बहन। इसके अलावा उन्हें बेन की मां की डायरी भी मिली, जिसमें उन्होंने उसके पिता के बारे में बताया है। उस तूफानी रात में गायब हो जाना और उसके 5 दिन बाद उसकी बहन का गायब हो जाना। उसी रात रिया अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बाहर से आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ हलचल दिखाई देती है, जिससे वह डर जाती है। इसके कारण वह जल्दी से अपने माता पिता के कमरे में जाती है और उन्हें बताती है कि कुछ कोशिश हो रही है अंदर जाने के लिए। इसके बाद बेन और जूल्स पूरे घर की अलग से जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसकी तलाशी के दौरान जूल्स अशुभ ध्वनियां भी सुनता है। आवाज उसे पिछवाड़े की ओर ले जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वह मुड़ती है और बेन को देखकर चौंक जाती है। यह मानते हुए कि आवाज कुछ नहीं है, वे वापस अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जूल्स जागती है और देखती है कि उसका पति क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जनरेटर सहित घर। थोड़ी देर बाद बेन पानी की टंकी में उतरता है और पाइपों का निरीक्षण करता है। फिर वह वाल्व को समायोजित करता है और पुष्टि करता है कि वे काम कर रहे हैं। टैंक से बाहर निकलने से पहले बेन को एक चीज का पता चलता है, जमीन पर एक अनोखा प्राणी पड़ा हुआ है। वह इसे घर के अंदर लाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। एक पशु विशेषज्ञ के रूप में अपनी विशेषज्ञता के बावजूद जूल्स प्राणी की पहचान करने में असमर्थ है, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसी प्रजातियां कभी नहीं देखी थी। एक संक्षिप्त जांच के बाद उसने अनुमान लगाया कि यह एक उभयचर लार्वा हो सकता है और सुझाव देती है। वे इसे आगे की पढ़ाई के लिए घर ले जाते हैं। इस बीच रिया पिछवाड़े में अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है, तभी उसका ध्यान उसकी ओर जाता है।
पानी की टंकी। अंदर झांककर वह एक बड़े प्राणी को उसके भीतर घूमते हुए देखकर भयभीत हो जाती है। उसका चिल्लाना। बेन और जूल्स उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन पहले की तरह उन्हें टैंक के अंदर कुछ नहीं मिला। मेरियल टिंगी नाम की एक महिला के आने से उनकी बातचीत जल्द ही बाधित हो जाती है, जो अमोस द्वारा भेजा गया एक स्थानीय दलाल है। वह संपत्ति बेचने में अपनी सहायता की पेशकश करती है, यह समझाते हुए कि उसके पास पहले से ही क्षमता है। खरीदार तुरंत लेनदेन को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है। दंपत्ति प्रस्तावित विक्रय मूल्य से आश्चर्यचकित है, जो उनसे कहीं अधिक है अनुमान लगाया था। हालांकि वे इस प्रस्ताव से खुश हैं, फिर भी उन्होंने इसे बनाने से पहले कुछ समय लेने का फैसला किया है। एक अंतिम निर्णय। क्षेत्र के बारे में उनकी सीमित जानकारी को देखते हुए वे संपत्ति के इतिहास के बारे में पूछताछ करते हैं। मेरियल से जवाब में वह साझा करती है कि भूमि शापित होने के बारे में अफवाहों का विषय रही है। उनके अनुसार क्षेत्र के स्थानीय लोगों का मानना था कि विनाशकारी सुनामी आएगी। कई सदियों पहले इस क्षेत्र पर हमला हुआ था, जिससे यह विश्वास पैदा हुआ कि यह भूमि शापित है। जब तक उनकी बातचीत समाप्त होती है, तब तक अंधेरा हो चुका होता है, इसलिए मेरियल उसके पास लौट आती है। प्रस्थान के लिए कार। हालांकि उसका वाहन कीचड़ में फंस गया, जिससे उसे बाहर निकलने और जांच करने के लिए प्रेरित किया गया। तभी उस पर एक रहस्यमय प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और उसे गहरे जंगल में खींच लिया जाता है। उसकी चीखने की आवाज जूल्स के कानों तक पहुंचती है, इसलिए वह जांच करने के लिए नीचे की ओर जाती है। छोटी लड़की रसोई की खिड़की के बाहर एक छायादार आकृति देखकर चौंक जाती है। वह एक बार फिर चिल्लाने के लिए बेन नीचे भागता है और खिड़की की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जूस उस स्थान को छोड़ने के लिए बेताब है, इसलिए बेन ने उसे आश्वासन दिया कि वह मेरियल से संपर्क करेगा। अगले दिन अगली सुबह बेन को पता चला कि नल का पानी पूरी तरह से गंदा है। परिणाम स्वरूप वह मामले की जांच करने के लिए पानी की टंकी से नीचे उतरता है। वहां उसे पता चलता है कि कपड़े का एक टुकड़ा पाइपों में से एक को अवरुद्ध कर रहा है और वह उसे ढूंढ भी लेता है। पानी में तैरता हुआ एक मरा हुआ रैकून। वह लाश को बाहर लाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि यह प्राणी उनका है। पिछली रात जिस बेटी को देखा गया वह संभवतः रैकून थी। बाद में बेन ने अपनी कार में गैस भरवाने के लिए पास के एक गैस स्टेशन पर जाने का फैसला किया। जंगल से गुजरते समय उसकी नजर मेरियल की परित्यक्त कार पर पड़ती है। उत्सुकतावश वह किसी भी सुराग के लिए क्षेत्र की खोज करना शुरू कर देता है और जमीन पर खून के धब्बे देखता है। जैसे ही वह रास्ते का अनुसरण करता है, उसे आश्चर्यजनक रूप से मेरियल का क्षतविक्षत शरीर मिलता है। भयभीत होकर वह अपनी कार में वापस भागता है और मदद के लिए तुरंत पुलिस से संपर्क करता है। समुद्र तट के घर पर वापस जूल्स ने देखा कि पानी की टंकी का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है और देखती है कि फर्श पर विभिन्न स्थानों पर पानी फैला हुआ है। फिर वह चाबियों का एक गुच्छा लेती है और बगल के कमरे में प्रवेश करती है, जहां उसे एक और चाबियां मिलती है। बेन की मां की लिखावट वाली डायरी। इसके पन्नों में जूल्स को बेन की मां द्वारा सहे गए भयावह अनुभवों का विवरण मिलता है घर में, और यही कारण है कि उसने बेन से सच्चाई छिपा कर रखी। पता चला कि पानी की टंकी के अंदर कई डरावने जीव रहते हैं। वे ही थे जिन्होंने बेन के पिता और बहन की हत्या की थी। जब उनकी मां को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और घर से निकल गई। इस बीच जैसे ही जूल्स डायरी पढ़ना जारी रखती है, उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है। अपनी बेटी के लिए चिंतित होकर वह उसकी जांच करने का निर्णय लेती है, लेकिन ऐसा लगता है कि दरवाजा बंद हो चुका है। बाहर से ताला लगा दिया। परिणाम स्वरूप जूल्स तुरंत एक खिड़की तोड़ देता है और तेजी से ऊपर रिया के पास जाता है। दूसरी ओर बेन अपने परिवार के पास वापस जाता है और उन्हें सुरक्षित पाकर राहत महसूस करता है। वे अपनी अपनी खोजों को साझा करते हैं। वहीं बेन ने मेरियल के बेजान शरीर के बारे में खुलासा किया। जूल्स ने अपनी मां की डायरी की सामग्री का खुलासा किया। वह अनुरोध करती है कि वे तुरंत वहां से चले जाएं, लेकिन बेन उसे आश्वासन देते हुए रुकने के लिए मना लेता है। उसे बताया गया कि पुलिस रास्ते में है। इस बीच वह अज्ञात कारणों से जंगल में वापस जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर में एक पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचता है और मेरियल की कार के पास रुकता है। फिर वह क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिलता। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने वाहन पर लौट आता है और इसी क्षण उसे किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। उसके पीछे यह लंबे और नुकीले दांतों वाला एक विशाल पतला सरीसृप प्राणी है। इससे पहले कि अधिकारी गोली चलाकर प्रतिक्रिया कर सके, जीव उस पर हमला कर देता है और उसे अंदर तक खींच लेता है। जंगलों में
बेन इस भयावह दृश्य को दूर से देखता है और अपने परिवार के पास वापस भाग जाता है। वह अपनी पत्नी को बताता है कि क्या हुआ था और इस बात पर जोर देता है कि उन्हें किसी तरह रात गुजारनी है, चूँकि जीव केवल अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। अगले दृश्य में बेन बची हुई गैस और मिट्टी के तेल का उपयोग करके एक अस्थायी बम बनाने का निर्णय लेता है। वह पानी की टंकी के भीतर प्राणियों के घोंसले को नष्ट करना चाहता है। जूस अत्यधिक जोखिम का हवाला देते हुए उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन बेन उस पर जोर देता है। यह उनके जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। वह अपने परिवार को आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते समय खुद को एक कमरे में सुरक्षित रखने का निर्देश देता है। पानी की टंकी में उतरने से पहले गुफा जैसी संरचना के अंदर जाने पर बेन अस्थायी बम को प्रज्वलित करता है, फिर तेजी से भागता है। गमन करना। हालांकि बम उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से विस्फोट हुआ और उसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं हुआ। इसके बजाय बम की आवाज प्राणियों को सचेत कर देती है और उन्हें हमला शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। उस पर बेन प्राणियों के खिलाफ एक हताश संघर्ष में संलग्न है और किसी तरह उभरने में सफल होता है टैंक से, लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह घायल हो गया। इस बीच जूल्स और रिया को दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। जूल्स सावधानी से दरवाजा खोलती है और उसे राहत मिलती है। उसे पता चलता है कि यह उनका कुत्ता है, आर्ची। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक और धमाका होता है और इस बार अधिक ताकत के साथ। जूल्स को पता चलता है कि यह प्राणी है, इसलिए वह दरवाजे को अलमारी से बंद करने की कोशिश करती है। हालांकि एक अन्य प्राणी खिड़की के माध्यम से कमरे में घुस जाता है और रिया को बाहर खींच लेता है। नीचे पानी की टंकी में यह देखकर जूल्स अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे दौड़ती है और पूरे समय गंभीरता से देखती रहती है। घायल बेन जमीन पर पड़ा हुआ है, यह स्वीकार करते हुए कि वह अब लड़ने की स्थिति में नहीं है। जूल्स मामले को अपने हाथ में ले लेती है और अपनी बेटी को प्राणियों के चंगुल से बचाने का फैसला किया। एक पशु विशेषज्ञ होने के नाते वह समझती है कि रसायन और आग प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। जानवर दूध। इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए वह खुद पर रसायन छिड़कती है, एक अस्थायी अग्नि मशाल बनाती है। गैसोलीन का उपयोग करते हुए और पानी की टंकी में जाने से पहले एक बगीचे का कांटा पकड़ लेता है। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करती है, वह राक्षसों को दूर रखने के लिए पानी में रसायन डालती है। गहराई में जाने पर जूल्स को अपनी बेटी मिली। शुक्र है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी उसे कई अन्य प्राणियों के अपने घोंसले में लौटने के बारे में पता चलता है, जो उसे प्रेरित करता है। वह आग को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। इससे वे क्षण भर के लिए डर जाते हैं और इस अवसर का उपयोग करते हुए जूल्स अपनी बेटी को निर्देश देती है, बाहर निकलने की ओर जाना। इसके तुरंत बाद उसके पास गैसोलीन खत्म हो गया, जिससे उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। एक बिंदु पर जूल्स पर एक प्राणी द्वारा हमला किया जाता है, जो उसे नीचे खींच लेता है। पानी। बहरहाल वह बहादुरी से इससे लड़ती है और बागवानी पर जोर देकर इसे मारने में भी सफल हो जाती है। इसमें कांटा डालो। थोड़ी देर के बाद माँ और बेटी सफलतापूर्वक पानी की टंकी से बाहर निकल गई और जूल्स ने टंकी को बंद कर दिया। जीव के बाहर निकलने से ठीक पहले ढक्कन बंद कर दें। इसके बाद जूल्स रिया और आर्ची को पुलिस कार तक ले जाता है, जहाँ से वह वापस आती है एक बंदूक। बिना समय बर्बाद किए वह बेन को लेने के लिए वापस लौटती है। जूल्स अपने पति को उठाकर कार तक लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। हालांकि स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब वे अपनी छत पर बैठे एक प्राणी को देखते हैं। कान। इस महत्वपूर्ण क्षण में जूल्स एक घातक बंदूक की गोली मारता है, जो प्राणी के मस्तिष्क में घुस जाती है और भगा देता है। इस सारे संघर्ष के बाद परिवार अंततः घटनास्थल से भागने में सफल हो जाता है। सुरक्षित दूरी पर पहुंचने पर जूल्स पीछे हट जाती है और उसे फिर से शांत होने में कुछ समय लगता है। जैसे ही वे शहर वापस लौटते हैं, फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।